Assalamu alaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start Principles of Management. Here is Principles of Management Part 31. Functional Organization. इसमें है Functional Organization is based on the principles of specialization. तो ये जो Functional Organization है वो based है Principles of Specialization पे. प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब है विशिष्टीकरण के सिद्धांत। फिर आगे है टेलर ओरिजिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज फर्दर स्ट्रेंथेंड बाय मैनी अदर मैनेजमेंट ऑथर्स। इसका मतलब ये है कि जो टेलर थे उन्होंने ओरिजिनेट किया था कॉन्सेप्ट को फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि फर्दर स्ट्रेंथेंड किया गया है दूसरे मैनेजमेंट ऑथर्स से। According to Taylor, under functional organization, different tasks are so defined and grouped that each person is expected to perform only few specified functions. इसका मतलब ये है कि टेलर के अकॉर्डिंग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जो डिफरेंट टास्क्स होते हैं, अलग अलग टास्क वो डिफ़ाइन किए गए हैं और ग्रुप किए गए हैं, जिससे कि हर एक पर्सन को एक्सपेक्ट किया गया है परफॉर्म करने के लिए कुछ टास्क्स को। ओनली फ्यू स्पेसिफाइड फंक्शंस, जिससे कि कुछ पर्सन्स जो हैं उनको ये एक्सपेक्ट किया गया है कि वो परफॉर्म करेंगे कुछ स्पेसिफाइड फंक्शंस को। द एग्जीक्यूटिव्स आर एक्सपेक्टेड टू डू ओनली वन मेन फंक्शन। तो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे एक्सपेक्ट किया गया है कि वो सिर्फ खाली वन मेन फंक्शन करेंगे। देयर फंक्शनल एरिया इज़ वेल डिफाइंड। उनके फंक्शनल एरियाज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किए गए हैं। इन दिस सिस्टम एक्सपर्ट्स आर अपॉइंटेड एज फंक्शनल हेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड दे आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम में जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपॉइंट किए गए हैं एक फंक्शनल हेड के जैसे हर एक डिपार्टमेंट के, और वो लोग जो है रिस्पॉन्सिबल भी हैं एक्टिविटीज़ के लिए उनके डिपार्टमेंट्स की। इसका मतलब ये है कि वो जो डिपार्टमेंट है वो जो भी एक्टिविटीज़ करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फंक्शनल हेड की होगी। फिर आगे है An important features of this type of organization is that each employee is responsible to his immediate boss, who issue him instructions and guidelines from time to time. इसका मतलब ये है कि जो important features हैं इस type of organization के वो क्या हैं? वो ये है कि जो हर एक एम्प्लॉय है वो रिस्पॉन्सिबल है किसको? उसके बॉस को। काहे के लिए? उस इंस्ट्रक्शन के लिए और गाइडलाइंस के लिए जो उसे टाइम टू टाइम मिलता रहता है। इन फंक्शनल जो उसे इशू करता है इंस्ट्रक्शंस को और गाइडलाइंस को टाइम टू टाइम। फिर आगे है इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देयर आर फॉलोइंग 8 ऑफिशियल्स हु प्ले सिग्निफिकेंट रोल। यहाँ पे कुछ 8 ऑफिशियल्स हैं जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है 8 ऑफिशियल्स। इसमें है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस, रूट बॉस, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, शॉप डिसिप्लिनेरियन। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे इन सब का एक्सप्लेनेशन है। पहला है गैंग बॉस। इसमें है गैंग बॉस प्रिपेयर वर्क प्लान फॉर ईच वर्कर and ensures that each worker is having necessary material and tools to work. तो जो गैंग बॉस है वो क्या करता है? वो प्रिपेयर करता है वर्क प्लान को हर एक वर्कर के लिए, और ये इंश्योर करता है कि जो वर्कर है हर एक वर्कर उसके पास ज़रूरी मटेरियल और टूल्स अवेलेबल हैं या नहीं। गैंग बॉस ऑल्सो शोज़ Gang boss also shows the way how a worker should proceed in his work. तो जो गैंग बॉस है वो ये रास्ता भी दिखाता है कि किस तरीके से एक वर्कर जो है वो प्रोसीड करेगा उसके काम में।
अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो क्या है, इसका कंक्लूजन ये है कि गैंग बॉस जो है वो इस चीज़ को अश्योर करता है कि वर्कर्स के पास नेसेसरी मटेरियल या टूल्स हैं या नहीं, और वो वर्कर्स को रास्ता दिखाता है कि किस तरीके से उन्हें काम करना है। सेकंड है स्पीड बॉस। इसमें है स्पीड बॉस इंश्योर्स दैट द वर्क इज़ बीइंग डन अकॉर्डिंग टू प्लान एंड इज़ लाइकली टू बी completed विद इन द गिवन टाइम। तो जो स्पीड बॉस है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो वर्क है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, और वो गिवन टाइम में कंप्लीट हो रहा है या नहीं। He also explores how the work can be finished in minimum of time। वो इस चीज़ को भी देखता है, एक्सप्लोर करता है कि जो वर्क है वो वर्क जो है वो मिनिमम टाइम में कैसे फिनिश हो सकता है, वो इस चीज़ को भी अश्योर करता है, एक्सप्लोर करता है। स्पीड बॉस का कंक्लूजन है कि जो वर्क उसे दिया गया है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, और गिवन टाइम में कंप्लीट हो रहा है या नहीं, और उसी के साथ साथ वो ये चीज़ भी देखते हैं कि वर्क जो है वो कम से कम टाइम में कैसे हो पाता है। थर्ड है इंस्पेक्टर। द इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द वर्कर्स। तो जो इंस्पेक्टर है वो ये देखता है कि जो वर्कर्स ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। फोर्थ है रिपेयर बॉस। इसमें है इट श्योर्स दैट टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एंड मशीन्स आर बीइंग यूज्ड प्रॉपरली एंड इन केस देयर इज सम malfunctioning of machines he repairs the damage and keep the machines in perfect order। इसका मतलब ये है कि जो रिपेयर बॉस है वो ये श्योर करता है कि जो टूल्स, इम्प्लीमेंट्स और मशीन है वो प्रॉपरली यूज़ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे कोई माल फंक्शनिंग आती है मशीन में तो वो उसको रिपेयर करता है और मशीन्स को परफेक्ट ऑर्डर में रखता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है फिफ्थ, रूट क्लर्क। इसमें है द क्लर्क प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी पास्ड ऑन टू द वर्कर्स। जो क्लर्क है वो क्या करता है, वो एक लिस्ट बनाता है इंफॉर्मेशन की, और जो लिस्ट जो है वो पास की जाती है वर्कर्स को। ही ऑल्सो डिटरमाइंस द रूट ऑफ वर्क। वो जो है डिटरमाइन करता है वर्क के रूट को। सिक्स्थ है इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क। इसमें है दिस क्लर्क प्रिपेयर्स इंस्ट्रक्शन कार्ड फॉर ईच एम्प्लॉय। तो जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है वो क्या करता है, वो एक इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाता है हर एक एम्प्लॉय के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन कार्ड द गैंग बॉस इंश्योर्स दैट द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग यूज़ ऑफ मटेरियल एंड मशीन्स आर बीइंग कंपाइल्ड विथ। इसका मतलब ये है इंस्ट्रक्शन कार्ड के बेसिस पे जो गैंग बॉस है वो इंश्योर करता है, जो गैंग बॉस है हमारा वो ये इंश्योर करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं यूज़ ऑफ मटेरियल के रिगार्डिंग और मशीन के रिगार्डिंग वो उसके साथ कंपाइल्ड हो रहे हैं या नहीं। सेवेंथ है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। दिस क्लर्क मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये जो क्लर्क है वो मेंटेन करता है रिकॉर्ड को, टाइम और कॉस्ट का, जो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। मतलब हमारे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें कितना टाइम लग रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है, वो इस चीज़ को देखता है। एट्थ है शॉप डिसिप्लिनेरियन। शॉप डिसिप्लिनेरियन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉयज़। ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है काहे के लिए, इस चीज़ के लिए कि जो एम्प्लॉयज़ है उनमें डिसिप्लिन मेंटेन रहे। द डिसिप्लिनेरियन टेक्स अप्रोप्रिएट एक्शंस अगेंस्ट द वर्कर्स हु आर इरेगुलर एंड वायोलेट द रूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो डिसिप्लिनेरियन है वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेता है किसके अगेंस्ट, और वर्कर्स के अगेंस्ट जो कि इरेगुलर होते हैं और वायोलेट होते हैं, वो वायोलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, लिमिटेड फंक्शंस फॉर द एम्प्लॉयज़, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इंसेंटिव्स, कोऑपरेशन। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। इसमें है इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड जॉब इज़ असाइंड टू अ पर्सन हु इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द पर्पस। तो जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो वर्क है वो डिवाइड किया जाता है स्मॉल यूनिट्स में,
और जॉब असाइन की जाती है पर्सन को जो कि उस पर्पस के लिए सूटेबल होता है। सेकेंड है लिमिटेड फंक्शंस फॉर द एम्प्लॉयज़। अंडर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एन एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ओनली फ्यू एक्शंस एंड एज सच ही कैन परफॉर्म हिज वर्क विद एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में एक एम्प्लॉय जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है परफॉर्म करने के लिए कुछ फंक्शंस को, और वो जो है परफॉर्म कर सकता है, और ये देखा जाता है कि वो जो है परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है उसके वर्क को एफिशिएंसी और इकोनॉमी के साथ। फिर थर्ड है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसमें है लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल ओनली अंडर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो पॉसिबल है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन कैन फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन है और स्पेशलाइजेशन है वो फैसिलिटेट होती हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन में। फोर्थ है इंसेंटिव्स। इसमें है वर्कर्स गेट सफिशिएंट इंसेंटिव्स टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। तो जो वर्कर्स हैं उनको सफिशिएंट इंसेंटिव्स मिलते हैं जिससे कि वो अपनी जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर सकें। फिर है वर्कर्स आर गिवन इंसेंटिव ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर एफिशिएंसी। तो जो वर्कर्स हैं उनको जो है क्या किया जाता है, दिया जाता है इंसेंटिव ट्रेनिंग, जिससे काय के लिए वो इम्प्रूव कर सके अपनी एफिशिएंसी को, जिससे कि वो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। फिफ्थ है कोऑपरेशन। इसमें इट फैसिलिटेट्स कोऑपरेशन अमंग वर्कर्स। ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कोऑपरेशन को वर्कर्स के बीच में, वर्कर्स में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू मच क्लरिकल वर्क, डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, इनडिसिप्लिन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू मच क्लरिकल वर्क, डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, इनडिसिप्लिन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 31 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन।